Hello students, hope you all are doing well. In the last video we had discussed the first chapter which was the living world. If you haven't watched that video yet, click the link which has been given in the I button as well as in the description. बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ईजी वे में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है और सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल 3 to 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. आई हैव यूज 2 हाईलाइटर्स, वन इज़ पिंक एंड सेकंड वन इज़ येलो. पिंक से हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और येलो से हाईलाइटेड पॉइंट्स एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ बेटा वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे हुआ. फिर एरिस्टोटल आए जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया और सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स और एनिमल्स को डिवाइड किया इनटू 2 ग्रुप. ऑर्गेनिज्म दोज हु हैव रेड ब्लड एंड ही कॉल्ड देम अनेमा. ठीक है, दे आर मेनली वर्टिब्रेट्स. एंड सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिजम्स विच डिडंट हैव रेड ब्लड एंड ही कॉल्ड देम अनीमा एंड दे वर मेनली इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, फिर लीनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया. सो ही क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2. वन इज किंगडम प्लांटी एंड सेकेंड वन इज किंगडम एनिमेलिया. So this system of classification was incomplete. As to classify organisms, we need to include so many characters. Beside only gross morphology. Gross morphology का मतलब होता है बेटा the basic structures, जैसे एक organism के size, shape, internal organs. ठीक है, तो उसके अलावा हमें और भी कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था. लाइक सेल स्ट्रक्चर, देन नेचर ऑफ सेल वॉल, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हैबिटेट, देन रिप्रोडक्टिव मेथड्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. मीन्स ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स जो अब मॉर्फोलॉजिकली थोड़े डिफरेंट हों बट उनके एंसेस्टर्स सेम हों. बट ये सिस्टम फेल हो गया बेटा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. Then he was unable to distinguish between unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Photosynthetic कौन होते हैं? Those who have chlorophyll, and non-photosynthetic are those who doesn't have chlorophyll. So classification system have undergone several changes over time. Different scientists included new kingdoms for the better segregation of animals. फिर आया 3 kingdom system which was given by Ernst Haeckel. उन्होंने एक और किंगडम इंक्लूड किया दैट वाज प्रोटिस्टा विच इंक्लूडेड प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई. देन केम 4 किंगडम सिस्टम गिवन बाय कोपलैंड एंड ही एडेड वन मोर किंगडम दैट वाज मोनेरा. मोनेरा इंक्लूडेड बेसिकली बैक्टीरिया एंड आर्किया. एंड देन केम R.H. Whittaker who proposed 5 kingdom classification and those kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Monera में bacteria and archaea were there. Protista was exclusively for unicellular eukaryotes. Then fungi में हर टाइप के फंगस and then Plantae and then Animalia. जो मेन क्राइटेरियाज थे बेटा जिनके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, दैट वाज द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, देन फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है? एक जेनेटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अदर एनिमल्स. ठीक है, एज वी ह्यूमंस है फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद एप्स. एप्स कौन होते हैं? हमने पढ़ा था गोरिल्ला होते हैं, देन चिंपैंजी, देन ऑरेंगुटन होते हैं. तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली वी आर सिमिलर. तो ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स की फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को देखा उन्होंने और उसके बेसिस पे ही उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई किया. तो टेबल 2.1 में उन्होंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं. सो लेट्स डिस्कस द टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स. सबसे पहला है बेटा मोनेरा. हमें पता है उसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होते हैं वो. ठीक है, बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया. देन प्रोटिस्टा विच आर यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी एंड एनिमेलिया दे ऑल्सो आर यूकैरियोटिक. तो सिर्फ एक मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक है. Then one more thing, Monera includes all the unicellular organisms while Protista contain unicellular eukaryotes. ठीक है,
मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट मोनेरा का सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा का होता है यूकैरियोटिक। देन कम टू द सेल वॉल। तो मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक मीन्स पॉलीसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड से मिलके बनती है, ठीक है। प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें कुछ में सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई में भी सेलुलोज एब्सेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है काइटिन विच इज़ ऑल्सो अ पॉलीसेक्राइड। देन इफ यू टॉक अबाउट प्लांटी, देन ऑल द मेंबर्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल एंड इन एनिमेलिया cell wall is totally absent. Then come to the nuclear membrane, which is absent in Monera but present in all other organisms. And if we talk about body organization, so the body organization is cellular in Monera and Protista. मतलब उसमें एक सेल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था यूनिसेलर, दे बोथ आर यूनिसेलर मीन्स एक सेल ही होता है, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके फंजाई बनाते हैं, सो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलर होता है, या कभी कभी कुछ लूज टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ प्लांटी हैव वेल डिफाइंड टिश्यूज एंड दोज टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। एनिमीलिया में टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो द मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में दे माइट बी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो होते हैं बेटा जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर डाइजेशन होता है, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स मटेरियल का वो ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसका इंजेक्शन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और उसे कहते हैं सेप्रोफिटिज्म। Then parasitism होता है बेटा living on another organism. Hope you have understood. Then if you talk about protistans, so they are autotrophic or heterotrophic. Then all the fungi are heterotrophic, but they may be saprophytic or parasitic. Then if you talk about plantae, they all are autotrophic. And if you talk about animalia, all are heterotrophic. ठीक है। बट हेटरोट्रॉफिक में भी कुछ होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब उनमें इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन होता है, फिर इजेशन होता है, जैसे हम करते हैं। हम पहले खाने का इंजेक्शन करते हैं, मीन्स हम खाने को अपने अंदर डालते हैं, देन उसका डाइजेशन होता है और फिर हम उसे एक्सक्रीट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज इजेशन। और दे में भी सेप्रोफिटिक मीन्स उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। देन बेटा 3 डोमेन सिस्टम आया आगे जाके, विच वॉज गिवन बाय कार्ल वूस। 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया सारे किंगडम्स को। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया इनटू बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। तो एक बन गया बैक्टीरिया, एक बन गया आर्किया, एक बन गया यूकैरियोटिक। ये 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया और उसके बेसिस पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, विच यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। अभी हम 5 किंगडम सिस्टम ही समझेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसिस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को, सबको प्लांट्स में रखा गया। क्यों? क्योंकि उनमें एक कैरेक्टर था जो कि कॉमन था, विच वॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, जिसके बेसिस पे उन सबको एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। बट उनमें और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि कॉमन नहीं थे। कुछ प्रोकैरियोटिक थे, कुछ यूकैरियोटिक थे, कुछ फोटोसिंथेटिक थे, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक थे। तो इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। अब जो मेन पॉइंट है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में एक डिवीजन होता है दैट इज थैलोफाइटा विच इंक्लूड्स ऑल द एल्गी, और उन्हीं एल्गी में रखा गया था क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा को, जो कि बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, which includes other unicellular eukaryotes. Let's move on to our first kingdom, which is kingdom Monera. Bacteria is the only member kept under this kingdom. ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, सब जगह। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लें तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे। They can also survive under extreme conditions like hot springs, desert, snow and deep ocean. ठीक है, जहाँ पर बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट।
इनफैक्ट सो मैनी बैक्टीरिया लिव इन आवर गट्स. सो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट शेप्स. पहला था स्पाइरल, ठीक है, उन्हें कहा गया कोकस, जिसका प्लूरल होता है कोकाई, ठीक है. बेसिकली वो राउंड शेप के होते हैं. सेकेंड वन इज रॉड शेप्ड, जिन्हें कहा गया बैसिलस, जिसका प्लूरल है बैसिलाई. थर्ड वन इज कॉमा शेप्ड, जिसे विब्रियम कहा गया, जिसका प्लूरल है विब्रियो. एंड फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप, जिसे स्पाइरलम कहा गया, उस प्लूरल इज स्पिरिला. तो बेटा ये फिगर ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना सिंपल होता है उतने ही वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज. सम आर ऑटोट्रॉफिक, देन ऑटोट्रॉफिक में भी सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, सम आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं हु यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस देयर फूड. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं बेटा हु यूज एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड देयर बॉडीज टू मेक फूड. So the first member of kingdom Monera is Archaebacteria. तो थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. Every year at least one question comes from this paragraph. So the whole paragraph is very important. अच्छे से समझेंगे, ठीक है. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये हार्श हैबिटेट्स पे भी सर्वाइव कर जाते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा जो सॉल्टी एरिया होता है वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं. एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स. देन हॉट स्प्रिंग्स में जो सर्वाइव करते हैं दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स. जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर जाते हैं दे आर कॉल्ड एज मेथनोजेंस. ये बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, ठीक है. दे हैव सेमी रिजिड सेल वॉल और सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकिन मॉलिक्यूल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट मेथनोजेंस हु कैन सर्वाइव अंडर द मार्शी एरियाज, दे हैव सीडोपेप्टाइडोग्लाइकिन्स इन देयर सेल वॉल. बहुत सारे रूमिनेंट्स होते हैं बेटा. रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं लाइक काऊ, बेफेलो. इनके गट्स में मेथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज़ यूज्ड एज द बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स. जो इन एनिमल्स के डंक होते हैं उनमें से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेथनोजेंस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा विच इज़ यू बैक्टीरिया. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइक दे हैव रिजिड सेल वॉल, देन दे हैव फ्लैजिलम if bacteria is motile. फिर बेटा cyanobacteria which is also called as blue green algae has chlorophyll A, ठीक है. क्लोरोफिल ए के साथ साथ उसमें होता है फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स जो कि ब्लू कलर शो करता है. और क्लोरोफिल ए की वजह से दे आर वेरी मच सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Then they are unicellular. Colonical means they live in a colony and they are filamentous, ठीक है. और ये photosynthetic autotroph होते हैं, ये याद रखना. They are surrounded by gelatinous sheath, ठीक है, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. Then they often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocysts. इनके एक specialized cells होते हैं जिन्हें कहा जाता है हेट्रोसिस्ट, और उस हेट्रोसिस्ट की मदद से दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फिर कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा हु कैन ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलेटेड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया. इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे वो यूटिलाइज़ करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और साथ ही साथ प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. बेटा दिस फिगर 2.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना. हेयर यू कैन सी द हेट्रोसिस्ट, then mucilaginous sheath which is present all around the body of the bacteria which is also called as gelatinous sheath. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेटा बहुत ज़्यादा हमारी नेचर में फैले हुए हैं. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं who are dependent upon other organisms for their survival, ठीक है, for their food, and they have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk जैसे lactobacillus. Then production of
antibiotics like penicillium, fixing nitrogen in leguminous roots like nitrosomonas. बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं बेटा जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को भी, क्रॉप्स को भी, फार्म एनिमल्स को भी और पेट को भी. कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे कॉलेरा विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, देन टाइफॉइड विच इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, देन टिटनस विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, and citrus canker which is a disease of plants is caused by Xanthomonas citri. These are the well-known diseases caused by different bacteria. So bacteria uses mainly 3 reproductive methods. One is fission जो कि normal condition में होता है. Second one is spore formation which takes place under unfavorable conditions. Then third one is sexual reproduction. तो sexual reproduction में बेटा 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं और DNA का ट्रांसमिशन हो जाता है from one bacteria to another. And this process is called as conjugation, जिसमें एक F factor होता है which is a DNA sequence which has to be transferred to the other bacteria और वो पाइलस के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर बेटा माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है. द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल. सेल वॉल होता ही नहीं है. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो ये जो लाइन है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डू रिमेंबर इट. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plant. माइकोप्लाज्मा को बेटा प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. इन शॉर्ट यू कैन कॉल देम PPLO. क्यों कहते हैं इन्हें प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया. ठीक है, एक डिजीज़ होती है प्लूरोनिमोनिया. उसमें लंग्स में जो फ्लूइड फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, उसमें से ये ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए थे. एंड दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज. दे आर जस्ट 0.1 to 0.3 mm. Now let's move on to the next kingdom, which is kingdom Protista, which includes all unicellular eukaryotes. जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, they are placed under Protista. यूकैरियोट्स हमें पता है बेटा, the organisms whose cells have well defined nucleus, then membrane bound organelles. ठीक है, and the members of Protista are aquatic, then photosynthetic. Mainly हम इस बुक में पढ़ेंगे about chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. So being eukaryotes, the Protistan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Then most importantly, Protistans reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स 2 मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी. देन द फर्स्ट प्रोटोजोवन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्राइसोफाइट्स. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्माइट्स. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मरीन एनवायरमेंट. ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, मीन्स पानी की लहरों के साथ ही ये फ्लोट कर सकते हैं. In diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping shells. 2 overlapping shells होते हैं जो कि एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं और बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह उनकी शेप दिखाई देती है, which you can see in the figure. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. जो walls होती हैं उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है which actually protects the diatoms from the predators. और ये indestructible होती है, इनको decompose करना easy नहीं होता. And after dying, these silica stays for a longer period of time in the atmosphere और धीरे धीरे इनका accumulation होता जाता है over billions of years और ये formation करता है diatomaceous earth का. जो soil मिलता है from this diatomaceous earth वो बहुत ही ज़्यादा gritty होता है और उसका use होता है in polishing then in filtration. Diatoms are the chief producers in the ocean. तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं डायटम से ही हमें मिलते हैं. उसके बाद बेटा जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका क्वार्टर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दीज डायटम्स. देन कम टू द नेक्स्ट वन विच इज डाइनोफ्लैगेलेट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. Then they appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. तो इनके सेल में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही इनका कलर डिटरमाइन होता है. Then the cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface.
हमने टेबल 2.1 में देखा था कि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो डायनोफ्लैजेलेट्स आर वन ऑफ देम, जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है और वो सेल वॉल के आउटर सरफेस पे एक प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं जो डायनोफ्लैजेलेट्स को प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करता है. They have two flagella. One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the cell plates. ठीक है, तो एक तो ये है फ्लैजिला और दूसरा फ्लैजिलम होता है बेटा यहाँ पर ऐसे गोल घूम रहा होता है, ठीक है, फरो के बीच में. कुछ रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोनियलेक्स, जिनमें बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और वो पूरे के पूरे समुद्र को, पूरे के पूरे सी को रेड कर देते हैं, जिसे रेड टाइड्स भी कहा जाता है. इतना ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज करते हैं कि मरीन ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. देन मूव ऑन टू द यूग्लिनॉइड्स. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. इनमें सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है. दे हैव ऑल्सो टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. अगर इन्हें सफिशियंट सनलाइट मिल रही है सो दे बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द हायर प्लांट्स. इसका एग्जाम्पल है बेटा यूग्लिना. एंड इवन टुडे बेटा साइंटिस्ट आर इन द सिचुएशन ऑफ confusion whether the euglena has to be kept under the animal group or plant group, क्योंकि इनमें एनिमल के कैरेक्टर्स भी हैं और प्लांट के कैरेक्टर्स भी हैं. नाउ मूव ऑन टू द स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स. सेप्रोफाइट्स वो होते हैं बेटा दोज हु सर्वाइव ऑन डेड और डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. वैसे तो स्लाइम मोल्ड्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बट कभी कभी सुटेबल कंडीशंस में ये आपस में आके जुड़ जाते हैं. ढेर सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में जुड़ के एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक प्लाज्मोडियम होते हैं मैलेरियल पैरासाइट जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और एक प्लाज्मोडियम ये होते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स के जो सेल्स होते हैं वो आपस में आके फ्यूज़ होते हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं. And during unfavorable condition, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies, ठीक है, bearing spores at their tips. fruiting body का formation करते हैं जिसके टिप पे spores का formation होता है और इन्हीं spores का dispersal हो जाता है by air currents. और जैसे ही इन्हें कोई favorable condition मिलती है, suitable condition मिलती है, इन ये formation करते हैं एक नए organism का, एक नए slime mold का. Now come to the last one which is protozoans. All protozoans are heterotrophs, means they live as predator or parasites on other organisms. They are believed to be primitive relatives of animals. Means इनका जो cellular level का organization है वो animals के cells के early stages माने गए हैं. There are four major group of protozoans. First one is amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. Pseudopodia is false feet, ठीक है, as in amoeba. कुछ मरीन अमेबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं सिलिका शेल्स की ऑन देयर सरफेस. कुछ अमेबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा जो कि पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं लाइक एंटेमीबा. नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. बस इनके एग्जाम्पल्स याद रखना है बेटा. तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं क्योंकि इनमें 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं. इनका एग्जाम्पल है बेटा पैरामीशियम. एंड द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स. इनमें इन्फेक्शियस स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. एंड द एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया. नाउ मूव ऑन टू किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई के मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें पता ही है. फिर वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी. फिर कुछ यूनिसेलर फंजाई होते हैं, हमें पता है ईस्ट, ठीक है, जिनका यूज़ होता है ब्रेड और बियर की प्रिपरेशन में. फिर कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं लाइक व्हीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया. देन सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम. फिर इनकी बॉडी बनी होती है लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जिन्हें हाइफी कहते हैं.
फिर इन्हीं हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि कुछ हाइफी होती है एक कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह, जिसमें भरा होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत ढेर सारे। तो ऐसी ट्यूब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर हाइफी है तो कोई इसमें बीच में सेप्टा नहीं होगा और सारे न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कोइनोसिटिक हाइफी। फिर एक हाइफी होती है बेटा जिसमें सेप्टम्स होते हैं। ठीक है, जो ये हाइफी है बीच में सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी, एंड ईच सेप्टा हैज इट्स ओन न्यूक्लियस। होप यू हैव अंडरस्टूड। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। काफ़ी सारे फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स को फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का हमने पढ़ा था कि दे हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहले वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जो दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज पैरासिटिक फंजाई। कुछ ऐसे फंजाई हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बियोटिक मीन्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ। ठीक है, अगर वो एसोसिएट होते हैं एल्गी के साथ तो दे आर कॉल्ड एज लाइकेंस, और अगर वो एसोसिएट होते हैं हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ तो दे आर कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइको मीन्स फंजाई एंड राइजा मीन्स रूट्स। फिर फंजाई में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो वेजिटेटिव मीन्स हैं वो है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। और जो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं ये फॉर्मेशन करते हैं एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। फंजाई में सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? Protoplasm is basically a cellular structure that is devoid of cell wall, but it contains cytoplasm, nucleus and other cellular organelles. मतलब अगर हम सेल की सेल वॉल रिमूव करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और जब दो ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। देन फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, दैट इज द सेकंड स्टेप। अगर कहीं गैमी वर्ड आता है ना बेटा तो मतलब वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। अगर प्लाज्मोगैमी लिखा है तो मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। अगर कैरियोगैमी लिखा है तो मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, एज न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियन। अगर साइटोगैमी लिखा है तो मतलब वहाँ पे 2 सेल्स का फ्यूजन हो रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब फॉर्मेशन हो जाता है एक डिप्लॉयड जायगोट का। उस जायगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन। Why do we call it reduction division? Because it reduces the number of chromosomes to half the normal number. ठीक है, नंबर हाफ हो जाता है जिसकी वजह से हेप्लॉइड स्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो 2 डिफरेंट फंजाई की हाइफी, हेप्लॉइड हाइफी आपस में मेटिंग करती है, जो आपस में जुड़ के बनाते हैं डिप्लॉइड मीन्स 2n। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल फंगस में होता है, बट जो मेंबर्स हैं एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में, उनमें एक और स्टेज इन्वॉल्व होती है दैट इज डाइकैरियोफेज, जिसमें डाइकैरियॉन्स का फॉर्मेशन होता है। और याद रखना है ये डाइकैरियोटिक स्टेज एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में ही होती है। उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिसकी वजह से हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फंगस मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है द फर्स्ट क्लास इज फाइकोमाइसीड्स। बस इसमें इतना याद रखना है कि दे शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो डिकेइंग वुड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये एक तरह से बहुत ही ज़िद्दी पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, वो बिना होस्ट की प्रेजेंस के रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। फिर जो इनमें माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होती है जिसे कोइनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। एसेप्टेट का मतलब इनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता।
बहुत इजी है याद रखना, सिर्फ फाइकोमाइसीट्स में ही ए सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है, बाकी एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स में सेप्टेट और ब्रांच हाइफी प्रेजेंट होती है। इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स की फॉर्मेशन से होता है। जो स्पोर्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं विद इन द स्पोरेंजियम, ठीक है। इंडोजेनसली प्रोड्यूस मीन्स स्पोरेंजियम के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। इन जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ये गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, अगर ये सिमिलर हैं दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस, ठीक है। इफ़ दे आर सिमिलर मीन्स दोनों का साइज सेम है तो दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमस। अगर एक का साइज़ बड़ा और एक का साइज़ छोटा है तो दे आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमस, ठीक है। और अगर एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है और साइज़ में भी डिफरेंस है सो दे आर कॉल्ड एज ऊगैमस। इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड पे ग्रो करता है। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको हर क्लास के एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एस्कोमाइसीट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इनको सैक फंजाई क्यों कहते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एस्कोमाइसीट्स अगर मल्टी सेलर हैं तो उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, अगर यूनिसेलर है तो एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट ही है जो यूनिसेलर है, बाकी सारे मल्टी सेलर होते हैं। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। देन माइसीलियम हियर यू कैन सी इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइसीलियम फॉर्मेशन करते हैं कोनिडियोफोर्स का, जिनके ऊपर फॉर्मेशन होती है ए सेक्शुअल स्पोर्स की विच इज कॉल्ड एज कोनिडिया। जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, जो कि सैक लाइक एस्काई के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है सैक फंजाई। यही एस्काई के जो सैक्स हैं वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें कहा जाता है एस्कोकार्प्स। जो स्पोर्स हैं उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स और जो फ्रूटिंग बॉडी है जिनकी फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है एस्कोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन्हें यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री में भी और जेनेटिक्स में भी। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बेसिडियोमाइसीट्स। इसमें आते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स। ये बेटा नॉर्मली पैरासाइट्स होते हैं जो कि रस्ट और स्मट का फॉर्मेशन करते हैं ओवर प्लांट बॉडीज़। इनकी भी माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होती है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन से। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी होती है जिसमें फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का। फ्यूजन के बाद डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मतलब दो न्यूक्लियस होते हैं विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उसमें कैरियोगैमी होती है, देन मियोसिस होती है विच इज़ द रिडक्शन डिवीजन, और 4 बेसिडियोस्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिडियम के ऊपर। ये बेसिडिया अरेंज करते हैं टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच इज़ कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प्स। तो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स हैं और फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस, स्टिलेगो जो कि स्मट की फॉर्मेशन करता है, और प्यूक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस है जो कि रस्ट फॉर्मेशन करता है। देन लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसीट्स विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। वाई इट इज़ कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इसमें ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेजेस होते हैं बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल भी जाता है जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है उन डिफरेंट क्लासेस में जिनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लाइक बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स। इनमें भी ए सेक्शुअल स्पोर्स कोनिडिया की फॉर्मेशन में होते हैं। तो कोनिडिया किस किस में फॉर्म होता है? एक तो एस्कोमाइसीट्स में और ड्यूट्रोमाइसीट्स में। इसमें भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड ही होता है। इसके मेंबर सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब जो ट्रिक की मैंने बात की थी वो ट्रिक है राम कैन ऊपर काट। राम को हम कह रहे हैं कि राम जो पेप्सी की कैन है वो ऊपर रख के काट, तो राम कैन ऊपर काट।
हमें सबसे पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए क्लासेस का। सबसे पहले है फाइकोमाइसीड्स, फिर है एस्कोमाइसीड्स, फिर है बेसिडियोमाइसीड्स और लास्ट में है ड्यूट्रोमाइसीड्स। ठीक है, PABD, PABD, PABD में राम, कैन, ऊपर काट। सबसे पहले फाइकोमाइसीड्स का राम, राम के R से हो गया राइजोपस, A से हो गया एल्ब्यूगो और M से हो गया म्यूकर। सेकेंड क्लास इज एस्कोमाइसीड्स, उसका है कैन, C से हो गया क्लेविसेप, A से हो गया एस्परजिलस और N से हो गया न्यूरोस्पोरा। देन थर्ड क्लास इज बेसिडियोमाइसीड्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं ऊपर, ऊपर का R हटा देंगे तो बचेगा उपा, U से स्टिलैगो, देन पिक्सीनिया और एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस क्या है? मशरूम। लास्ट क्लास इज ड्यूट्रोमाइसीड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं कैट, C से कोलेटोट्राइकम, A से एल्टरनेरिया और ट्राई से ट्राइकोडर्मा। होप दिस विल वर्क फॉर यू। नाउ मूव ऑन टू द किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं और मोस्टली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लाइक सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लैडरवॉर्ट and Venus flytrap are important as they are the example of insectivorous plants and Cuscuta is important as it is the example of parasitic plant। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। बेसिकली डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेजेस भी होती हैं और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज भी होती है। ये दोनों स्टेजेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। किसी में हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेट करती है, किसी में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेट करती है। डिपेंड करता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं प्लांट्स। देन मूव ऑन टू द किंगडम एनिमीलिया। इनके कैरेक्टराइजेशंस हैं दैट दे आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर मल्टीसेलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। फूड रिजर्व्स ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंजेस्ट द फूड, देन डाइजेस्ट द फूड एंड देन इजेशन टेक्स प्लेस। खाना अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, विच इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के थ्रू होता है, मेल और फीमेल्स का कॉपुलेशन होता है और फॉर्मेशन होती है एक जायगोट की, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। Now move on to the last part of this chapter, which is viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. Acellular means इनमें सेल ही नहीं होता. They are devoid of cell. We have heard so many times about viral diseases, ठीक है, कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर, इन सब के बारे में हम सुनते रहते हैं। पर ये वायरसेस हैं क्या? इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस क्यों नहीं मिला? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली एज लिविंग। ठीक है, इनको लिविंग की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज दे आर नॉन सेलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें सेल ही नहीं होता। ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA या RNA से और प्रोटीन से। इन्हें अगर कोई सेल ना मिले, कोई होस्ट ना मिले, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाते until they get a suitable host to complete their life cycle. एक दिमित्री आइवानोस्की थे जिन्होंने मोज़ैक डिजीज़ जो होती है टोबैको में, उसमें एक नए टाइप के माइक्रोब को ढूंढा। उस पर फर्दर बहुत सारी स्टडीज़ होती रहीं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टडीज़ दी। अल्टीमेटली स्टैनले ने डिस्कवर किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, उनको क्रिस्टल के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है ढेर सारा प्रोटीन और वो होस्ट सेल के बाहर इनर्ट फॉर्म में होते हैं। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और प्रोटीन के अलावा इनमें होता है जेनेटिक मटेरियल, वो हो सकता है या तो DNA या RNA, दोनों नहीं हो सकते। And the line which is important here is that bacteriophages, which are the viruses that infect the bacteria, are usually double-stranded DNA viruses. मतलब उनमें DNA के दोनों strands present होते हैं।
डीएनए का एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। जो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं दे हैव ओनली वन स्ट्रैंड लाइक दिस। जो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है बेटा उसे कहा जाता है कैप्सिड, और वो बनी होती है छोटे छोटे सब यूनिट्स को मिला के, विच इज़ कॉल्ड एज कैप्सोमेयर्स, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। कुछ डिजीजेज हैं जिन्हें याद रखेंगे विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। दे आर मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा, एड्स ऑल्सो। ठीक है, प्लांट्स में बेटा जो डिजीजेज होती हैं उनके सिम्टम्स हैं मोज़ैक का फॉर्मेशन, देन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, then dwarfing, then stunted growth. Next one is viroids. इसकी डिजीज़ याद रखेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। विरोइड बेटा एक फ्री आरएनए होता है जिसके बाहर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती। जो आरएनए होता है विरोइड का दैट इज़ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट वन इज प्रियॉन्स। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे आर मेड अप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, जो डिजीजेज हैं वो याद करेंगे। एक है बोवाइन स्पंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो कि कैटल्स में होता है, जिसे मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, और ह्यूमंस में होता है CR जैकॉब डिजीज़ जिसे शॉर्ट में कहते हैं CJD। देन कम टू द लाइकेंस। तो लाइकेन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन जो म्यूचुअल हो, जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हों। जो एल्गल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है माइकोबियॉन्ट। माइका मीन्स फंजाई और फाइका मीन्स एल्गी। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। वो बेसिकली लाइकेन को एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड कराता है। सबस्ट्रेटम मीन्स उसको स्टेबल रखने के लिए उसको हेल्प करता है। फिर लाइकेन बेटा बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ये उस एरिया में ग्रो ही नहीं करते जहाँ पे पॉल्यूशन होता है। फिर आपने केमिस्ट्री लैब में बहुत बार लिटमस पेपर्स यूज़ किए होंगे। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइकेंस। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल्स को दो में डिवाइड किया था। वो एनिमल्स जिनमें ब्लड होता है और जिनमें ब्लड नहीं होता। Linnaeus later classified all living organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. फिर आए विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो कि आज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जो क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था इन 5 किंगडम में, दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। In the 5 kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera. Bacteria are cosmopolitan in distribution, means they can be found anywhere, everywhere. These organisms show the most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. Then kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Protozoans में हमने पढ़ा था amoeboid protozoans, then ciliated protozoans, flagellated protozoans और sporozoans. Sporozoans में हमने पढ़ा था plasmodium which is the malaria causing parasite. फिर मोनेरा में होते हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स, और किंगडम प्रोटिस्ट में होते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट्स. Members of kingdom fungi show a great diversity in structures and habitat. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. They show asexual and sexual reproduction. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था. देन फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स, PABD हमने पढ़ा था ना, और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे. राम, कैन, ऊपर, काट, याद रखना. द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are included in the group. Then the life cycle of plants exhibit alternation of generation, जिसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन्स ऑल्टरनेशन पे होती रहती हैं. The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia. The mode of nutrition of these organisms is holozoic, जिसमें पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर इजेशन होता है. They reproduce mostly by sexual mode. Some acellular
Organisms like viruses, viroids as well as the lichens are not included in the 5 kingdom system of classification. Viruses में एक कैप्सिड होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन जो इनक्लोज करता है RNA या DNA को. विरोइड्स में एक फ्री RNA होता है विच इज़ डिवॉइड ऑफ प्रोटीन लेयर. देन प्रियॉन्स में सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं एंड नो DNA RNA. देन लाइकेन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट मीन्स एल्गी एंड फंजाई. एल्गी फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड कराता है. होप दिस वीडियो हेल्प्ड इन मेकिंग दिस चैप्टर ईजियर फॉर यू. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.